बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। फ़िलहाल इसका प्रूफ जो है वो हमारे बियॉन्ड द सिलेबस है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या? आपके पास नंबर्स होते हैं दो टाइप के, एक तो प्राइम होते हैं और एक कंपोजिट होते हैं। ठीक है, प्राइम्स होते हैं जो खुद पे ही डिवाइड होते हैं, जिनका और कोई डिवाइज़र नहीं होता वन के अलावा और उनके अलावा इटसेल्फ। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो दो डिफरेंट नंबर्स का या तीन डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनके फिर फैक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनके डिवाइज़र्स वो ख़ुद भी अपने डिवाइसेस होते हैं, उनके अलावा भी उनके डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ये नंबर्स की कैटेगरीज़ हैं, हम इनकी फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं शुरू से ही। एक आपने फैक्टराइजेशन सुनी होगी जिसको हम कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसमें हम प्राइम्स की फॉर्म में हम कहते थे कि सबसे छोटे नंबर से डिवीजन स्टार्ट करनी है और आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, और फैक्टराइजेशन करते हुए प्राइम्स ही लिखने हैं सिर्फ। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। उसमें जो प्राइम्स होते हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे एक ही प्राइम की पावर 3 भी आ सकती है, यानी कि वो 3 दफ़ा भी उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इसके साथ रिलेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि वो जो फैक्टराइजेशन आपको मिलती है वो यूनिक होती है। मींस अगर किसी एक नंबर के आपको कुछ फैक्टर्स मिल गए हैं तो अब उन प्राइम फैक्टर्स के अलावा उसके और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोजिट नंबर 8 की बात करते हैं। अब 8 की फैक्टराइजेशन आप करोगे, 2 से स्टार्ट लेंगे हम। 2 4s आर 8, देन 2 2s आर 4। तो आप देखें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, आपको 2 की पावर 3 मिल गई है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं 2 क्रॉस 4 8 कह दूँ, मुझे प्राइम ही शो करवाने हैं। तो अब 8 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 के अलावा नहीं हो सकती। ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह से फर्दर और भी नंबर्स को आप देख सकते हो, जैसे 6 है, तो वो किन दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है? 2 और 3 के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकती। हाँ, 6 क्रॉस 1 लिखें, लेकिन 6 को प्राइम तो नहीं है। आपको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम्स ही शो करने होते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट में शो किया जा सकता है और वो प्रोडक्ट यूनिक होता है। अब इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट हम देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। यानी कि आप किसी एक फैक्टर को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ये अलग बात है, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही रहेगी। 2 क्रॉस 3 लिखें या 3 क्रॉस 2 लिखें, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं है, नंबर्स तो सेम ही रहेंगे ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वी कॉल यूनिक। ये यूनिकनेस है उसकी। जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपने इसको नहीं देखना है, इसमें गड़बड़ है। अच्छा, इसका जो यूज़ है वो हमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज में मिलेगा, और इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए हम इसका प्रूफ भी नहीं करें। फर्दर कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके पास। थ्योरम क्या है कि S इज़ काउंटेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन फ्रॉम N to S एंड देयर इज़ एन इंजेक्शन फ्रॉम S to N। देखें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब कोई काउंटेबल सेट होता है तो उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंस शो करवाई जा सकती है। इट मींस कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवाई जा सकती है, और आप जानते हैं कि बाइजेक्टिव मैप जो होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, और सर्जेक्शन हम ऑन टू को कहते हैं, इंजेक्शन हम 1 1 को कहते हैं। तो अगर एस काउंटेबल है, इट मींस कि एस की एन के साथ इक्विवेलेंस बनाई जा सकती है, और अगर इक्विवेलेंस बनाई जा सकती है तो एक मैपिंग भी बनाई जा सकती है जो कि ऑन टू होगी। तो यही लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन, यानी कि एक ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल टू दैट सेट एस, जिसको आप काउंटेबल कह रहे हो। और इसी तरह आप उस काउंटेबल सेट से एन में एक 1 1
फंक्शन भी दिखा सकते हो। इसके प्रूफ से हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है बिकॉज़ ये हमारे यूज़ का नहीं है। इस स्टेटमेंट को समझें। इफ़ A1 and A2 आर बोथ फाइनाइट देन ऑब्वियसली देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज़ फाइनाइट। ठीक है, आपके पास कोई से भी दो फाइनाइट सेट्स अगर हैं तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी फाइनाइट ही होगा। दैट इज़ अंडरस्टूड। इन चीज़ों के थ्योरम जो हैं वो हम अभी फ़िलहाल स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पेपर है अगर वो एमसीक्यू से हट के बनता है तो हम जैसे ही हमारा इंटरेक्शन होगा तो हम उसको इन प्रूफ्स को कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप इनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन नशीन रखेंगे, ठीक है, और इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि आपने इनको अप्लाई किस तरह से करना है। अगर इन लेंथी प्रूफ्स में हम पड़ गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इफ़ ए इज़ फाइनाइट देन सबसेट्स आर फाइनाइट। कोई भी फाइनाइट सेट होता है तो उसका कोई सबसेट ऑब्वियसली है कि वो उससे छोटा होगा तो वो भी फाइनाइट ही होगा। इसके लिए लंबी चौड़ी मैपिंग्स बनाई गई हैं। अच्छा, ये हमने एक स्टेटमेंट को यूज़ किया था लास्ट टाइम थ्योरम को शो करवाने प्रूव करने के लिए। वो ये स्टेटमेंट थी कि अगर कोई सेट आपके पास इनफाइनाइट होता है और उसका कोई फाइनाइट सबसेट बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जो वो इनफाइनाइट सेट होगा वो ए माइनस बी, यानी कि आप अगर उस इनफाइनाइट में से उसके फाइनाइट पोर्शन को माइनस कर दो, ठीक, तो पीछे जो बच जाएगा पोर्शन वो और वो इनफाइनाइट सेट आपस में इक्विवेलेंट ही होंगे, तब भी उनकी कार्डिनैलिटी वही सेम ही रहेगी क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट है। अगर उसका कोई एक फाइनाइट पोर्शन निकाल भी दिया जाए तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। सो इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम यूज़ भी किया था। दैट इज़ स्टेटमेंट। और इस तरह से आपकी काउंटेबिलिटी से रिलेटेड भी सेम थ्योरम बनता है कि अगर कोई सेट अनकाउंटेबल होता है और उसका कोई पोर्शन काउंटेबल आपको मिल जाता है तो फिर अगर आप उस अनकाउंटेबल में से वो काउंटेबल पोर्शन निकाल भी देते हो तब भी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो उसी अनकाउंटेबल के ही इक्विवेलेंट होगा। मींस वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। आप अगर उसमें से कोई फाइनाइट पोर्शन माइनस भी कर देते हैं तो भी उसकी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हमने इसकी एप्लीकेशन आर के लिए देखी थी कि जिस तरह से क्यू को अगर हम अनकाउंटेबल शो करवाना चाहें, क्योंकि आर जो है वो अनकाउंटेबल होता है। अगर इसका एक कोई इन्फिनिट सेट मैंने ले लिया ए टू बी, ठीक है, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स का सेट ले लिया है ए टू बी, आर को बिलोंग करेगा, तो वो आपने देखा था कि जो ओपन इंटरवल है और जो क्लोज इंटरवल है वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं बिकॉज ये जो क्लोज वाला है इसमें से दो फाइनाइट नंबर्स ए और बी अगर आप माइनस कर भी देंगे तब भी ये इन्फिनिट ही रहेगा। इसलिए ये दोनों उस लॉजिक की वजह से आपस में इक्विवेलेंट हो रहे हैं। और अगर आप आर अनकाउंटेबल में से एक काउंटेबल पोर्शन क्यू को माइनस भी कर दें तो भी जो आपके पास इर्रेशनल का एक सेट आ जाता है वो अनकाउंटेबल ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इक्विवेलेंस जो है वो रहती है इन दोनों के बीच में कि आर माइनस क्यू मीन्स इरेशनल नंबर्स वुड बी काउंट इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वो दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, सिर्फ क्यू ही काउंटेबल होता है इनमें से जो पोर्शन हम निकाल लेते हैं। फर्दर ये हमने कार्डिनल नंबर्स को स्टडी कर लिया था कि कार्डिनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। जो हम सेट्स को नंबर्स असाइन करते हैं उनकी कार्डिनैलिटी की वजह से वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। इससे रिलेटेड ये सारी एक्सरसाइजेस हमने देख ली थी। और यहाँ पे हमने उस थ्योरम की एप्लीकेशन भी देखी। नाउ आज हमने देखना है कैंटर्स थ्योरम।
ये कैंडर्स थ्योरम बहुत आसान सा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। क्योंकि इसका प्रूफ इतना लेंथी नहीं है, सो ये मैं आपको करवा देती हूँ। स्टेटमेंट क्या है कैंटर थ्योरम की? फॉर एनी सेट ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फंक्शन मैपिंग ए ऑन टू इट्स पावर सेट पी ए। क्या मतलब है कि किसी भी सेट और उसके पावर सेट के बीच में ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मीन्स उनकी कार्डिनैलिटी सेम नहीं होती है। और ये बात ऑब्वियस है, आप इन जनरल अगर कोई सेट लेते हैं और उसका एक पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट आप जानते हैं किस तरह से बनता है, एम्प्टी सेट लिखा जाता है और उसका हर पॉसिबल सबसेट लिख लिया जाता है, ठीक है। तो उस सेट का पावर सेट बन जाता है। अब जो सेट खुद है और जो उसका पावर सेट बनता है, पावर सेट में ज़्यादा नंबर्स लिखे जाते हैं और जो ओरिजिनल सेट होता है उसमें कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ऑन टू मैपिंग नहीं बनाई जा सकती। मींस ओरिजिनल सेट की कार्डिनैलिटी अगर अल्फ़ा है तो जो पावर सेट होता है उसकी कार्डिनैलिटी 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा। बिकॉज यू नो, जो एक फार्मूला होता है आपके पास पावर सेट के एलिमेंट्स को पता लगाने का, कि अगर वो तादाद n है तो 2 पावर n जो है वो आपको पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बता सकती है। सो अल्फ़ा इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। सो अल्फ़ा इज़ लेस देन 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा। मीन सेट की कार्डिनैलिटी पावर सेट की कार्डिनैलिटी से लेस रहेगी। अब इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। हम इसका प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं और हम कहते हैं कि सेट और उसके पावर सेट के बीच में ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है। और आप नोटिस करोगे कि एंड पे जाके कोई ना कोई किसी न किसी रूल की वायलेशन हो जाएगी और फिर हम इसको ट्रू कह देंगे। सो द कॉन्ट्रेरी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू द पावर सेट पी ए, एफ फ्रॉम ए टू बी पे। अब हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया बी। कैसा सेट है कि इसमें ए के वो एलिमेंट्स हैं जो अपने इमेज में नहीं हैं। मींस ए टू पावर सेट ऑफ ए की मैपिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है 1 और 2, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स 1 और 2 पड़े हुए हैं। अब उसका जो पावर सेट बनेगा उसमें एम्प्टी सेट आएगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड जो सेट एग्जैक्टली ए खुद होगा यानी कि 1 2, ठीक है। इस तरह से आप पावर सेट बनाते हो। अब हो सकता है मैं 1 को 2 पे मैप करवा दूँ, यानी कि 1 की मैपिंग मैं सिंगलटन 2 सेट भी तो ले सकती हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अपने इमेज में नहीं है। इमेज में जो मैंने सेट लिया, अगर वो मैंने 2 ले लिया, सिंगलटन 2 का सेट ले लिया, तो फिर 1 उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स 1 अपने इमेज को बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं कर रहे थे, और उसको हमने बी का नाम दे दिया है। अब नोटिस करें कि ये जो सेट बनेगा ये भी तो ए का कोई ना कोई सबसेट ही होगा। मीन्स कोई ना कोई पावर सेट का ही सेट होगा, ठीक है। अब हम चूँकि कह चुके हैं कि एफ़ ऑन 2 है, तो ये जो बी है ये पावर सेट का ही कोई सेट है। इट मीन्स इसका एक प्री इमेज यहाँ होना चाहिए ए में, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास इमेज के हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन का एग्जिस्ट करता है। तो अगर बी पी ऑफ ए कोई ना कोई सबसेट है ए का, तो फिर इसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज भी लाजमी होगा, जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया है। हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए सच दैट कि उसका जो इमेज था एफ ऑफ एक्स वो बी के इक्वल था। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पॉइंट जो है वो अपने इस इमेज को बिलोंग कर रहा होगा, या फिर वो अपने इस इमेज को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे मैंने आपको अभी 1 और 2 की एग्जांपल दी है कि आप 1 को किसी और नंबर पे जाके मैप करवा दें, आप उसको उसके इमेज में ना रखें, किसी भी सेट में मैप करवा सकते हैं। मैपिंग तो कोई भी डिफ़ाइन की जा सकती है। तो फ़र्ज़ करें कि एक्स इन ए जो है वो ऐसा पॉइंट है कि जो अपने इमेज को बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी को बिलोंग करता है तो बी में हमने कैसे पॉइंट्स रखे हुए हैं जो एफ ऑफ ए में
नहीं होते। जैसे बी में ए पड़ा हुआ है तो ए एफ ऑफ ए में नहीं होगा। तो अगर हम कहते हैं कि एक्स बी में है, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ द सेट बी। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू बी, इट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स हमने ऊपर बताया कि वो बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर मैं एफ ऑफ एक्स को बी लिख लूँ तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि एक्स बी को बिलोंग करता है, और लॉजिक से हम कह रहे हैं कि एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो केस नंबर 2 देखते हैं कि अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यानी कि या तो एक्स बी में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर वो बी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बी सेट वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और बी सेट में पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है कि वो अपने इमेज में नहीं होते, लेकिन मैंने इस सेट में से पॉइंट नहीं लिया, इट मीन्स वो अपने इमेज में होगा। सो एक्स, इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इसके ऊपर क्रॉस का निशान जो है वो नहीं है, इट इज़ बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स, इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स बी के इक्वल था तो एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि ऊपर हम कह रहे हैं कि एक्स बी का पॉइंट नहीं है और लॉजिक से वो बी का पॉइंट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रडिक्शन। इट मीन्स जो हमने एक बात सपोज कर ली थी कि वो मैपिंग ऑन टू है, वो बेसिकली ऑन टू ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बार बार वायलेशन हो रही है। सो आपका थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाता है, और कोई भी सेट जो है वो अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता, उन दोनों की कार्डिनैलिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इसी की एक एप्लीकेशन है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो दोनों फिर आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में एक 1-1 मैपिंग तो शो करवाई जा सकती है, लेकिन ऑन टू मैपिंग शो नहीं करवाई जा सकती। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो अपने सबसेट के तो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वो अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। यानी कि किसी एक सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन पावर सेट के नहीं हो सकता। इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट इक्विवेलेंट टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से पावर सेट ऑफ नेचुरल डजंट इक्विवेलेंट टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इस रिजल्ट को हम नहीं देखेंगे। नाउ द कंपैरिजन ऑफ कार्डिनल नंबर्स। हम हमेशा से नंबर्स का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ़लाँ नंबर उस नंबर से छोटा है या बड़ा है या उसके बराबर है। तो जो कार्डिनल नंबर्स हैं बेसिकली वो भी तो नंबर्स ही हैं, सेट्स को असाइन किए जाने वाले, तो उनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं भूलिए कि वो जो नंबर्स हैं उनकी बेसिक्स में सेट्स हैं, यानी वो नंबर किसी न किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये होगा कि हम उन सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं? तो इसी चीज़ को हमने यहाँ देखना है कंपैरिजन ऑफ कार्डिनल नंबर्स में, जो कि जॉन ने एक लेमा दिया था हमें। क्या है वो लेमा? लेट डी एंड ई बी कार्डिनल नंबर्स। आपके पास कोई से दो कार्डिनल नंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन पे आपने नहीं जाना, मैं इनको कोई भी नाम दे सकती हूँ। Let capital D and capital E be sets with order of D is equal to small d and order of E is equal to small e। यानी जो मैंने कार्डिनल नंबर्स D और E लिए, ओके, हमारे पास जो प्रीवियस सेट्स होंगे इनके, डी सेट की कार्डिनैलिटी स्मॉल डी होगी और ई सेट की कार्डिनैलिटी स्मॉल ई होगी। ठीक है, वी से दैट द कार्डिनैलिटी डी इज़ लेस देन और इक्वल टू the cardinality E if there exists a 1-1। तो D is less than or equal to E if there exists a 1-1 function from D into E। ठीक है, यानी कि ऑन टू की बात नहीं है, सिर्फ अगर आप 1-1 इक्विवेलेंस दिखा सकते हो, कॉरस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो D से E में, तो आप कहोगे कि जो D की कार्डिनैलिटी है वो E की कार्डिनैलिटी से लेस और इक्वल है। ठीक है, दिस इज़ ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन डी ई। आप डी ई कोई भी नाम रख सकते हो, ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है। हम कहते हैं कि n इज़ लेस देन d इफ़ n इज़ फाइनाइट एंड d इज़ इनफाइनाइट।
यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट है और एक ऐसा सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली आप उस फाइनाइट वाली को उस इनफिनिट वाली से लेस ही बोलेंगे। दूसरी चीज़, एलिफ नॉट हमने किसकी कार्डिनैलिटी कही थी? सेट ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट काउंटेबल जो सेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो कार्डिनैलिटी थी उसे हमने एलिफ नॉट कहा था। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब की जो कार्डिनैलिटी है उसको हम एलिफ नॉट कहते हैं। तो जो एलिफ नॉट की कार्डिनैलिटी है वो किसी इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी की डी से हमेशा लेस और इक्वल रहती है। इसी तरह से स्ट्रिक्टली लेस कब होती है? जब वो सेट अनकाउंटेबल भी हो। जैसे आर है, आर आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है और जो उसकी कार्डिनैलिटी है वो सी हम कहते हैं, तो एलिफ नॉट जो होता है वो सी से लेस होता है।